चैप्टर 86 चाचू मुझे दृष्टि चाहिए। पैंथर और शिवाय दोनों ही हंसने लगे। शिवाय बोला, क्या बात है दिव्यांश, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे 16 से 17 साल का लड़का हो और उसकी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की के सामने तेरी इज्जत जाते जाते बच गई। दिव्यांश ने मुर्गा बने हुए ही पूछा, शिवाय एक बात पूछूं? शिवाय ने दिव्यांश की बात की गहराइयों को ना समझते हुए बोला, हाँ हाँ कुछ भी पूछ, सच बताऊंगा। तू साली साहिबा से प्यार करता है? दिव्यांश ने सीधा सवाल किया। अब आगे। शिवाय ने दिव्यांश के सवालों का जवाब नहीं दिया, देता भी क्या, उसके पास तो खुद ही इसका जवाब नहीं था। शिवाय को चुप देखकर दिव्यांश ने फिर पूछा, शिवाय इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था कि तेरे पास इसका जवाब ना हो, क्या मैं मान लूं कि तेरे पास इसका जवाब नहीं है? जब सवालों के जवाब नहीं होते तो समझ जाओ कि उस जवाब सवाल का जवाब हाँ ही है। शिवाय दिव्यांश की बात पर बोला, नहीं, मैं छुईमुई से प्यार नहीं करता। जैसे तुम्हें दृष्टि को लेकर गिल्ट है, ऐसे मुझे भी आर्या को लेकर गिल्ट है। बस उसी गिल्ट के चलते मैं छुईमुई को ठीक कर रहा हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करता और मैं क्लियर हूँ। मैं अपनी अमेरिकन ब्यूटी से प्यार करता हूँ, लायरा से प्यार करता हूँ मैं। दिव्यांश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, झूठा? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं छुईमुई से प्यार नहीं करता। वह बहुत मासूम है, प्यारी है, सुंदर है, अच्छी है, पर मेरे टाइप की नहीं है। शिवाय ने सफाई देते हुए कहा। दिव्यांश बोला, शिवाय अभी सोच ले, अभी तो छुईमुई तेरे पास ही है। अगर तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है तो अपने छुईमुई को अपने पास रख ले, वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी, मुर्गा बनना पड़ेगा मुर्गा। शिवाय ने हंसते हुए कहा, हाँ तो तेरे जैसी हालत ही है मेरी भी, मैं भी मुर्गा बना हुआ हूँ। दिव्यांश शिवाय को समझाना चाहता था। शिवाय ने वह नहीं समझा और शायद शिवाय यही गलती कर गया कि उसने दिव्यांश की बातों की गहराइयों को नापने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद गार्डन में धूप आने लगी। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही धूप में मुर्गा बने हुए थे। हीर से देखा नहीं जा रहा था। हीर हर्षवर्धन के पास जाकर बोली, साहब अब तो गार्डन में धूप भी आ गई, शिवाय भैया और दिव्यांश भैया को अंदर बुला लीजिए। हर्षवर्धन बोला, उनकी गलती बहुत बड़ी है। तुम्हें मेरी पनिशमेंट दिख रही है, लेकिन उनकी गलती नहीं। मैं उन्हें अंदर नहीं बुलाऊंगा। मेरा गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। बुला लीजिए ना साहब, क्यों जिद कर रहे हैं? हीर ने हर्षवर्धन पर जोर डालते हुए कहा। हर्षवर्धन हल्के गुस्से में बोला, अगर मैंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया तो तुम क्या करोगी? जाओ जाकर ब्यूटिशियन के पास बैठो, ड्रेस सेलेक्ट करो, शाम के लिए रेडी होने के बारे में सोचो। उन गधों के बारे में मत सोचो। हीर ने इस बार थोड़े हक से कहा, साहब मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं, हर्षवर्धन हीर की आंखों में देखते हुए बोला। हीर नजरें झुकाकर चुपचाप वहां से चली गई। हीर सीधा जाकर दिव्यांश शिवाय के पास खड़ी हो गई। दिव्यांश ने हीर के पैर देखे तो बोला, सिंड्रेला चाची, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से, धूप तेज हो रही है। हीर बोली, जब तक आप दोनों अंदर नहीं जाएंगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगी, यही खड़ी रहूंगी। पैंथर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सैंडविच खा रहा था। पैंथर अपना पैर पटकता हुआ उठा और बोला, यार यह सिंड्रेला चाची भी ना। पैंथर ने अपनी फ्लैट उठाई और गार्डन में दिव्यांश के पास आकर खड़ा हो गया। पैंथर को देखकर शिवाय बोला, अब तू यहाँ क्यों आया है? पैंथर बोला, विटामिन डी खाने। थोड़ी देर बाद राजवीर, रूही, विराज, वीरा सब गार्डन में आ गए। दिव्यांश बोला, तुम सब किस खुशी में यहाँ खड़े हो गए? गर्मी नहीं लग रही? रूही बोली, भैया हम सब आपकी पनिशमेंट को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चाचू जब हम सबको साथ में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अंदर बुला लेंगे। वैसे भी थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। सबके सामने आप लोगों की इज्जत का कचरा हो जाएगा,
तो आपको कचरा होने से बचाने आए हैं। शिवाय बोला, मैं पहले ही कहता था तू मेरी पक्की वाली बहन है। रूही थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, आर्या, दृष्टि भी किसी की बहन थी। यार चाचू मार तो चुके हैं मुझे, कितना कुछ सुना भी चुके हैं, तू अब अलग से सुना रही है। मेरे सामने शौर्य की इतनी तारीफ कर दी, मेरा जी किलस रहा है, ऊपर से तू। शिवाय सफाई देता हुआ बोला। सारे ही आपस में बात कर रहे थे और हल्की फुल्की कॉमेडी भी कर रहे थे। सब एक साथ ऐसे खड़े थे जैसे किसी पिकनिक पर आए हो। दिव्यांश और शिवाय की तो कमर लगभग टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहे थे। तभी पीहू उन सब के पास भागती हुई आई। पीहू को देखकर सबने एक साथ कहा, पीहू तुम यहाँ मत आओ, वापस जाओ। लेकिन पीहू भागती हुई आई और हीर की गोदी में चढ़ गई। धूप ज्यादा होने की वजह से सिर ने पीहू को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने हीर को आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हर्षवर्धन ने फिर पैंथर को आवाज लगाई, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। हर्षवर्धन काफी हद तक समझ गया। हर्षवर्धन ने गार्डन में जाकर देखा, सब धूप में शिवाय और दिव्यांश के पास खड़े थे। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन को नाज था अपने परिवार पर, जो हर सिचुएशन में एक साथ रहता था। शिवाय और दिव्यांश की गलती होने के बाद भी उसकी फैमिली के मेंबर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, आ जाओ सब अंदर, यहाँ मुझे, हम साथ साथ हैं कि फिल्म चलाकर मत दिखाओ। सबसे पहले रूही आई और अपना कंधा हर्षवर्धन के कंधे पर मारती हुई गुनगुनाने लगी, मारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थया। धीरे धीरे सब अंदर आ गए। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, अब जब सब जाकर अपने अपने कमरे में आराम कर लो, कुछ घंटे बाद तैयार हो जाना। सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन दिव्यांश तो दृष्टि को ढूंढने लगा। पुश्तैनी हवेली सच में बहुत बड़ी थी, जिसका एक हिस्सा ही हर्षवर्धन इस्तेमाल करता था। दिव्यांश पूरी हवेली में दृष्टि को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे दृष्टि कहीं नहीं मिली। दिव्यांश ढूंढता ढूंढता थकने लगा। दिव्यांश रेस्ट करने के लिए एक जगह खड़ा हो गया और खुद से ही बोला, यार यह हमारी हवेली इतनी बड़ी क्यों है, क्या दृष्टि को मेरे बराबर वाला कमरा नहीं दे सकते थे चाचू? मेरे पास में रहती तो कितना अच्छा होता, पता नहीं कौन सा कमरा दे दिया। फाइनली हवेली के 2 राउंड मारने के बाद दिव्यांश ने एक कमरा देखा जो खुला हुआ था। उस कमरे के बेड पर दृष्टि का दुपट्टा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश समझ गया कि यह कमरा ही दृष्टि का है। दिव्यांश ने अपना फोन निकाला और पैंथर को मैसेज कर दिया। थोड़ी ही देर में पैंथर भी वहां आ गया। दिव्यांश जब कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था, शायद दृष्टि वॉशरूम में थी। दिव्यांश कमरे में अपनी नजर दौड़ने लगा, तभी उसके कानों में पानी की आवाज आई। दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि वॉशरूम में है। तभी वॉशरूम से एक आवाज आई, पूर्वी। पूर्वी, मेरा टॉवल बाथ टब में गिरकर गीला हो गया, तुम प्लीज मुझे टॉवल पास कर दो। दिव्यांश ने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी टॉवल नहीं दिखा। दिव्यांश ने कबर्ड खोला, उसमें से एक टॉवल निकालकर बाथरूम के गेट के पास गया। दिव्यांश ने गेट हल्का सा नोक किया तो दृष्टि ने हल्का सा गेट खोलकर हाथ आगे कर दिया। दिव्यांश ने टॉवल दृष्टि के हाथों पर रख दिया। थोड़ी देर बाद दृष्टि एक ढीला सा फॉक्स सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। दृष्टि के गीले बाल खुले हुए थे। दृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश के नजर दृष्टि से हट ही नहीं रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मेरी शिकंजी तो सच में बहुत खूबसूरत है। तभी पैंथर भी कमरे में आ गया। दृष्टि अंदाजे से बेड पर बैठी और हल्के गुस्से में बोली, पूर्वी तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मत देख, अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज पूर्वी, घूरना बंद कर,
तू तो ऐसे देख रही है जैसे पहली बार देख रही हो, पता नहीं, लेकिन तेरी नजरों की तपिश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पैंथर ने पूर्वी की आवाज निकालकर कहा, वह क्या है ना दृष्टि, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम परी के जैसी, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे देख रही हूँ। क्या हुआ दृष्टि, क्या मेरा देखना तुमसे बर्दाश्त नहीं है, या फिर दिव्यांश रघुवंशी का ही देखना तुम्हें अच्छा लगता है? यह शब्द सुनकर कहीं ना कहीं दृष्टि के गाल लाल हो गए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। दृष्टि बोली, पूर्वी प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे घबराहट होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, प्लीज जब तक हम यहाँ हैं तू मिस्टर रघुवंशी के बारे में बातें मत कर। दिव्यांशु बिल्कुल दृष्टि के सामने जाकर बैठ गया। उसने तो जैसे पलके झपकाना ही बंद कर दिया था। कितने दिनों बाद उसने दृष्टि को देखा था। वह तो जैसे दृष्टि को अपनी आंखों में ही समा लेना चाहता था। पैंथर ने फिर से पूर्वी की आवाज निकालकर कहा, अच्छा नहीं करती उनकी बात, पर एक बात बता, अगर तुझे शादी में मिस्टर रघुवंशी ने प्रपोज कर दिया तो तू क्या करेगी? अब दृष्टि का आंखों में ठहरे हुए आंसू बह गए। दृष्टि बोली, पूर्वी तू जानती है ऐसा कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तूने नहीं सुना था विशाल ने मेरे बारे में क्या कहा था कि मुझे तो कोई रखैल भी बना ले, वह भी बहुत बड़ी बात है। मिस्टर रघुवंशी ने वही तो किया। तुझे लगता है कि वह अपनी रखैल को प्रपोज करेंगे, उससे शादी करेंगे, उसे पत्नी का दर्जा देंगे? तुझे नहीं पता पूर्वी, जब मेरी उनकी आखिरी मुलाकात थी तो उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, जो शायद मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी जिंदगी के 5 दिन दिए हैं उन्हें, तुझे पता है मैं उन 5 दिन के बीच में फंस कर रह गई। चाहूं भी तो उन 5 दिन से आगे नहीं बढ़ सकती। दृष्टि के आंसू देखकर दिव्यांश भी उदास हो गया। दिव्यांश जिस सिचुएशन में था वह दृष्टि को चुप भी नहीं करवा सकता था और उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता था। वह बहुत जल्द अपने और दृष्टि के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना इतना आसान नहीं था। दृष्टि रोते हुए बोली, पूर्वी मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, मुझे सर दर्द होता है, प्लीज, मुझे बेचैनी हो जाती है। पैंथर बोला, ठीक है भाभी आप रेस्ट कीजिए, मतलब दृष्टि तुम रेस्ट करो। दृष्टि इस वक्त जिस हालत में थी उसने पैंथर की आधी अधूरी बात ही सुनी। तभी कमरे के बाहर से कुछ आहट हुई। दिव्यांश और पैंथर दोनों के कान खड़े हो गए। पैंथर ने हल्का सा झांक कर देखा तो पूर्वी आ रही थी। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही दृष्टि के कमरे से चुपचाप निकल गए। दिव्यांश इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था। वह दृष्टि को और ज्यादा रोते हुए नहीं देख सकता था। दिव्यांश को अपने किए पर सच में बहुत पछतावा था और अब तो उसके किए की पनिशमेंट भी उसे मिल गई थी। दिव्यांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिव्यांश अपने कमरे में नहीं गया। दिव्यांश भागता हुआ हर्षवर्धन के कमरे में गया। दिव्यांश ने कमरे में जाकर सिर्फ हर्षवर्धन को देखा। दिव्यांश ने पीछे से हर्षवर्धन को गले लगा लिया। दिव्यांश ने अपना चेहरा हर्षवर्धन की कमर पर रखकर कहा, चाचू मुझे दृष्टि चाहिए। चैप्टर 87 मिली वह लड़की। दिव्यांश इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था। वह दृष्टि को और ज्यादा रोते हुए नहीं देख सकता था। दिव्यांश को अपने किए पर सच में बहुत पछतावा था और अब तो उसके किए की पनिशमेंट भी उसे मिल गई थी। दिव्यांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिव्यांश अपने कमरे में नहीं गया। दिव्यांश भागता हुआ हर्षवर्धन के कमरे में गया। दिव्यांश ने कमरे में जाकर सिर्फ हर्षवर्धन को देखा। दिव्यांश ने पीछे से हर्षवर्धन को गले लगा लिया। दिव्यांश ने अपना चेहरा हर्षवर्धन की कमर पर रखकर कहा, चाचू मुझे दृष्टि चाहिए। अब आगे। दिव्यांश ने इस वक्त नोटिस नहीं किया कि हर्षवर्धन के कमरे में वरदान सिंह राजावत और शौर्य राजपूत दोनों बैठे हैं। अगर दिव्यांश देख भी लेता तो उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अब किसी भी कीमत पर दृष्टि चाहिए थी। दिव्यांश तो बस हर्षवर्धन को गले लगाकर अपनी फीलिंग बता रहा था।
आंखें बंद किए हुए भी उसकी आंखें नम हो गई थी। दिव्यांश अब दृष्टि को रोते हुए नहीं देखना चाहता था। हर्षवर्धन ने खुद को दिव्यांश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की तो दिव्यांश ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, चाचू प्लीज। दिव्यांश का गला भर गया था। हर्षवर्धन समझ गया कि दिव्यांश को इस वक्त मोरल सपोर्ट की जरूरत है, वरना वह अभी रो देगा। दिव्यांश का हंसना रोना सब कुछ दृष्टि से जुड़ चुका था। दिव्यांश को पता भी नहीं चला कि कब उसे दृष्टि से इतना प्यार हो गया कि उसके रोने से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हर्षवर्धन ने भी 1 साल बाद दिव्यांश की ऐसी हालत देखी थी। उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश की आंखों में पहली बार आंसू देखे थे। हर्षवर्धन हल्का सा पलटा और उसने दिव्यांश को कसकर गले लगा लिया। दिव्यांश ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर दी। दिव्यांश आंखें बंद किए हुए हर्षवर्धन के गले लगा रहा। हर्षवर्धन भी कंटिन्यू दिव्यांश के कमर को रब कर रहा था। हर्षवर्धन ने पूछा, यह सब शुरू कैसे हुआ? दिव्यांश अपनी भरी आवाज में बोला, पहले दिन मैं गुस्से में था, दूसरे दिन नशे में, तीसरे दिन वो स्विमिंग पूल में गिर गई, चौथे दिन मुझे किसी ने ड्रग दिया था, पांचवें दिन वह खुद मेरे पास आई थी। लेकिन मैं पांचों ही दिन समझ नहीं पाया कि दृष्टि देख नहीं सकती। प्लीज चाचू माफ कर दीजिए। चाचू सच कहता हूँ, अगर मुझे पता होता दृष्टि देख नहीं सकती तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। हर्षवर्धन बोला, अच्छा खुद को संभालो, शादी के बाद में शौर्य से बात करूंगा, तब तक तुम अपनी दृष्टि को मना लो। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को खुद से दूर किया और उसके गालों पर हाथ लगाकर कहा, अब बच्चों की तरह रो मत, जाकर आराम करो। दिव्यांश के हाँ में गर्दन हिलाई और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर वरदान और शौर्य पर गई। दिव्यांश ने शौर्य को देखा तो बिना आवाज निकाले सिर्फ होठों से कहा, आई एम सॉरी। शौर्य ने रिएक्ट नहीं किया। दिव्यांश वहां से चला गया। शौर्य और वरदान दोनों ही हर्षवर्धन और दिव्यांश की बात सुन रहे थे। शौर्य का दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्यांश दृष्टि से प्यार करने लगेगा। उसे तो यही लगता था कि दिव्यांश ने अपने बदले के चलते दृष्टि की जिंदगी खराब कर दी। हर्षवर्धन ने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य ने हर्षवर्धन की नजरों को समझते हुए कहा, यह डिसीजन मेरा नहीं है, दृष्टि का है। उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है, इसलिए आप दृष्टि से ही पूछ लेना। मैं दृष्टि के हर फैसले में उसके साथ हूँ। वरदान और शौर्य दोनों ही हर्षवर्धन के कमरे से बाहर आ गए। कुछ देर बाद वरदान और शौर्य दोनों ही वरदान के कमरे में बैठे हुए थे। वरदान खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाते हुए बोला, क्या सोचा है शौर्य, क्या तुम दृष्टि की शादी दिव्यांश से कर दोगे? शौर्य बोला, अंकल आपसे दिल की बात कहूँ तो मैं सारी दुनिया भी घूम लूंगा तो भी मुझे दिव्यांश से अच्छा लड़का दृष्टि के लिए नहीं मिलेगा। दिव्यांश सच में बहुत अच्छा है, जानता भी हूँ कि उसकी वजह से दृष्टि बहुत हर्ट हुई है, लेकिन आज दिव्यांश की आंखों में आंसू देखकर यह भी यकीन हो गया कि दिव्यांश दृष्टि को सच में बहुत प्यार करता है। आपको पता है अंकल, अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए रोने लगे तो समझ जाओ उससे ज्यादा जरूरी है उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। शौर्य की बात सुनकर वरदान अपने ही ख्यालों में खो गया। तभी उसके कानों में फिर से शौर्य की आवाज आई, अंकल अगर दृष्टि दिव्यांश से शादी करना चाहती है तो मैं बहुत धूमधाम से दोनों की शादी करूंगा। वैसे भी मैंने आज तक अपनी बहनों को एक भाई की तरह प्यार करा किया है, लेकिन अब एक बाप की तरह उन्हें डोली में भी बिठा दूंगा। वरदान ने मुस्कुराकर शौर्य के सर पर हाथ रखकर उसके बालों को हिलाते हुए कहा, शौर्य सच में तुम उम्र से ज्यादा बड़े हो, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, अपनी बहनों के लिए जान भी दे दोगे। हाँ, कल अगर मेरी बहनों को मेरी जान की जरूरत पड़ी तो मैं वह भी दे दूंगा। मेरी जिंदगी में मेरी बहनों के अलावा है ही क्या? शौर्य बोला। वरदान में हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? यह सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई है। वह बोला, नहीं अंकल, अभी नहीं है।
वरदान ने कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। शौर्य थोड़ा हिचकते हुए बोला, अंकल गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन कोई थी। मतलब अंकल आप नहीं समझोगे, छोड़ो। मैं जा रहा हूँ, शाम होने वाले हैं, रेडी हो जाता हूँ। थोड़ी देर में चाचू चाची की सगाई का फंक्शन शुरू हो जाएगा। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। शौर्य अपने कमरे में आकर चेयर पर बैठ गया। शौर्य के कानों में वरदान की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और तभी शौर्य खड़ा हुआ और अपने लगेज में कुछ ढूंढने लगा। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे एक पेन हाथ लगा। उसने उस पेन को देखा और अपनी उंगलियों में पकड़कर हिलाने लगा। फ्लैशबैक। शौर्य और शिवाय दोनों ही एग्जाम देने के लिए क्लासरूम में जा रहे थे। तभी एक 18-19 साल का लड़का भागता हुआ शौर्य के पास आया और उसे पेन देते हुए बोला, भैया यह लो, उसी लड़की ने दिया है। शिवाय ने सीटी मारकर कहा, ओहो, किस लड़की ने दिया है? वह लड़का बोला, अरे शिवाय भैया, आपको नहीं पता, एक लड़की है ना जो शौर्य भैया को हर जगह कभी फूल, कभी ग्रीटिंग कार्ड, कभी चिट, कभी पेन, यह सब भेजती रहती है। शिवाय ने शौर्य को देखा और शौर्य की आंखों में शर्म फैल गई। शौर्य बोला, यार मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन उस लड़की ने मुझे हर जगह, इवन जेंट्स बाथरूम में भी फ्लावर भेजे हुए हैं। शौर्य ने वह पेन ले लिया। शौर्य ने उस पेन को देखा तो उसमें एक चिट लिपटी हुई थी। शौर्य ने चिट खोली, उसमें लिखा था, ऑल द बेस्ट शौर्य, नो डाउट आप इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस आपके लिए। ना चाहते हुए भी शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने खुद ही कहा, थैंक यू मिस इंडिया। शिवाय ने शौर्य के कंधे पर हाथ मारा और कहा, क्या बात है, शौर्य राजपूत आशिक हो गए हैं और मुझे पता भी नहीं। शौर्य हंसता हुआ बोला, अबे साले, ऐसा कुछ नहीं है, यह लड़की सामने नहीं आती। शिवाय हंसता हुआ बोला, हाय हाय शौर्य, लिखे जो खत तुझे, वो तेरे नाम के हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। शौर्य ने शिवाय की गर्दन को पकड़ा और क्लासरूम के अंदर ले जाते हुए कहा, चल एग्जाम का टाइम हो गया है, अपने यह खत बाद में लिख लियो। फ्लैशबैक एंड। सगाई का फंक्शन शुरू हो गया था। सब रेडी हो चुके थे। शौर्य ने भी व्हाइट कलर की शेरवानी और जीन्स पहनी थी। शौर्य जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया, शिवाय से टकरा गया। शिवाय के टकराने से वह पेन जमीन पर गिर गया। शिवाय ने वह पेन देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। शिवाय बोला, क्या बात है, उस मोहतरमा का पेन अब भी सीने से लगाए हुए हैं, मिली वह लड़की? छोरा बोला, नहीं तो काली कलूटी होगी। शौर्य ने घुरकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने हंसकर कहा, फिर तो डेफिनेटली पागल होगी, वैसे भी तेरी शादी तो किसी पागल से ही होगी। शौर्य ने भी पलटकर जवाब दिया, तो तेरी शादी कौन सा किसी नॉर्मल लड़की से होगी, तेरी शादी भी पागल लड़की से ही होगी। शिवाय को गुस्सा आ गया और वह हल्का सा गुस्से में बोला, अबे मैंने अपनी चुई मुंह को ठीक कर दिया। यह सुनते ही शौर्य और शिवाय दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शौर्य के दिल में एक अजीब सी धक हुई। शौर्य शिवाय की आंखों में देखता रहा। शिवाय भी इस वक्त बिना भाव के शौर्य को देख रहा था। ना चाहते हुए भी शिवाय के दिल की बात बाहर आ गई। शिवाय अपनी बात को सही करता हुआ बोला, मेरा मतलब है कि आर्या को मैंने ठीक कर दिया, तू अपने साथ उसे ले जा सकता है। शिवाय इतना कहकर शौर्य के सामने से चला गया। शौर्य शिवाय को जाता हुआ देख रहा था। शौर्य को जिस चीज का डर था वही हुआ। शिवाय को आर्या से प्यार हो गया, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं था। शौर्य के दिल में आर्य को खोने का डर पैदा हो गया। शौर्य जानता था अगर उसने अपना प्यार एक्सेप्ट कर लिया तो आर्य को कभी भी शौर्य को नहीं देगा, हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा।
शौर्य अपने ही उधेड़बुन में था कि उसके कानों में वरदान की आवाज आई, शौर्य बेटा चलो नीचे चलते हैं। शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने इमोशंस को जल्दी से कंट्रोल किया, फिर वरदान के साथ नीचे चला गया। शिवा जब कमरे में आया तो आर्या तैयार हो चुकी थी। आर्या ने एक पिस्ता ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। यह वही लहंगा था जिसे आर्य ने शिवाय के साथ शॉपिंग करते हुए खरीदा था, जिसमें वह हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत तो शिवाय को आर्य कभी लगी ही नहीं। उसने पहली बार आर्या को लहंगे में देखा था और सच में आर्य कहर ढा रही थी। शिवाय ने भी लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पजामा पहना था। शिवाय ने जानबूझकर आर्या से मैचिंग नहीं की थी, बल्कि अनजाने में ही दोनों के कपड़े मैच कर गए थे। शिवाय की नजर आर्य पर टिक गई। आर्य का हल्का सा मेकअप, खुले बाल, होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक। आर्या शिवाय को एक नजर देख लेती तो सच में शिवाय को तो हार्ट अटैक आ जाता। आर्या मिरर के सामने खड़ी होकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी और शिवाय कंटिन्यू आर्या को ही देख रहा था। शिवाय आर्या को देखना नहीं चाहता था, लेकिन आर्या की खूबसूरती शिवाय की नजरों को खींच रही थी। शिवाय ने जब पहली बार आर्या को देखा था अट्रैक्ट, तो वह आर्या की खूबसूरती पर तभी हो गया था, लेकिन उसने अपने दिल को जैसे तैसे मना कर रखा था। लेकिन आज तो उसका दिल उछल उछल कर आर्या के पास जा रहा था। आर्या का ध्यान जब शिवाय पर गया तो उसने बिना शिवाय की आंखों की तरफ देखे इशारों में पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ। शिवाय ने आर्या के इशारों को ध्यान ही नहीं दिया। वह तो बहुत गहराई से आर्या को देख रहा था। आर्या थोड़ा सा शिवाय के नजदीक आई और उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए फिर इशारा किया, मैं कैसी लग रही हूँ। शिवाय का तो जैसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। वह आर्या के नजदीक जाने लगा। आर्या को बहुत अजीब सा लग रहा था। वह 2 कदम पीछे हट गई। शिवाय 1 कदम और आगे बढ़ गया। डन। चैप्टर 88। तुम्हारे भाई ने देख लिया ना तो बवाल मचा देगा। आर्या का ध्यान जब शिवाय पर गया तो उसने बिना शिवाय की आंखों की तरफ देखे इशारों में पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ। शिवाय ने आर्या के इशारों को ध्यान ही नहीं दिया। वह तो बहुत गहराई से आर्या को देख रहा था। आर्या थोड़ा सा शिवाय के नजदीक आई और उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए फिर इशारा किया, मैं कैसी लग रही हूँ। शिवाय का तो जैसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। वह आर्या के नजदीक जाने लगा। आर्या को बहुत अजीब सा लग रहा था। वह 2 कदम पीछे हट गई। शिवाय 1 कदम और आगे बढ़ गया। अब आगे। इस वक्त आर्या को शिवाय के सामने बहुत घबराहट हो रही थी, जबकि वह शिवाय के साथ बहुत कंफर्ट फील करती थी। शिवाय धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था और आर्या अपने लहंगे का दुपट्टा अपनी मुट्ठी में भींचकर पीछे पीछे हट रही थी। आर्या पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। शिवाय भी आर्या के खूबसूरती में खोता हुआ आर्या के करीब आ गया। शिवाय की नजरें आर्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह कंटिन्यू अपनी आंखों को नीचे किए हुए जमीन में देख रही थी। ऐसे तो आर्या की सारी फीलिंग डेवलप हो चुकी थी, लेकिन यह फीलिंग अलग थी। यह एहसास अलग था। इस एहसास को आर्या समझ नहीं रही थी। यह एहसास आर्या अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। इस फीलिंग से आर्या घबरा भी रही थी और कहीं ना कहीं उसे सुकून भी मिल रहा था। शिवाय ने आर्या के चेहरे को अपने हाथों से छुआ और ना चाहते हुए भी अपने होंठ आर्या के माथे पर रखकर हल्का सा चुमकर कहा, छुई मुई बहुत खूबसूरत लग रही हो। आर्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवाय अब भी आर्या को ही देख रहा था। शिवाय का मन ही नहीं था कि वह अपनी छुईमुई से नजरें हटा ले। आज तो उसकी नजरों ने जैसे उसकी बात मानना छोड़ दिया था। शिवाय आर्या से थोड़ा दूर गया, लेकिन फिर आर्या के पास आकर अपने होंठ उसके कानों के पास से जाकर बोला, छुईमुई एक किस कर लूं। शिवाय की बात सुनकर आर्या की तो सांसें रुक गई। वह अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी।
शिवाय आर्या की घबराहट को महसूस भी कर रहा था, लेकिन आज तो शिवाय सच में मजबूर था। शिवाय ने फिर से एक ठंडी आवाज में कहा, प्लीज छुई मुई, बस एक करने दो। आर्या ने अब भी आंखें नहीं खोली और नामे गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या के और करीब चला गया और उसने आर्या की गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, अपने शिवाय की इतनी सी बात नहीं मानोगी? आर्या ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय बोला, ठीक है तो मैं जा रहा हूं। शिवाय जैसे भी पलटा, आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने अब भी शिवाय की तरफ नहीं देखा, उसने अपनी गर्दन झुकाई हुई थी। आर्या से बर्दाश्त नहीं हुआ कि शिवाय उससे दूर हो जाएगा। शिवाय तो पहले ही अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज था, लेकिन आर्या को तो सच में अपनी फीलिंग का कोई एहसास नहीं था। लेकिन जब शिवाय ने कहा कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, तो आर्य को बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने झट से शिवाय का हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने जब महसूस किया कि आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, शिवाय के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। शिवाय ने आर्या को देखकर बोला, तो फिर कर लूं? आर्या ने शिवाय का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी नामे गर्दन हिला दी। आर्या की मासूमियत देखकर शिवाय को आर्या पर और प्यार आ रहा था। शिवाय ने आर्या से अपना हाथ छुड़ाया और अपना एक हाथ आर्या की कमर में डालकर खुद से हटाकर कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करता, अब मुझे अच्छे से गले तो लगा लो। आर्या ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपने दोनों हाथ शिवाय के कमर पर लपेट किए। आर्या ने अपना सर शिवाय के सीने में छुपा लिया। शिवाय ने भी अपनी बाहें कस दी। शिवाय ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आज वह आर्या को फील कर रहा था। आर्या भी अपनी आंखें बंद करके शिवाय को महसूस कर रही थी। कुछ मिनट ऐसे ही खड़े रहने के बाद शिवाय के चेहरे पर फिर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, छुई मुई किस तो मैं करके रहूंगा। आखिर तुम इतनी सुंदर जो लग रही हो, एक किस तो बनती है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था मुझे तुम्हें किस करना चाहिए, ताकि तुम्हारी अंदर की फीलिंग और डेवलप हो जाए। तो आज तुम्हारे अंदर की सारी फीलिंग डेवलप कर ही देता हूं। शिवाय की मुस्कान से साफ पता चल रहा था कि वह मुस्कान प्यार की मुस्कान है, वह मुस्कान मोहब्बत की मुस्कान है, वह मुस्कान आर्या को पाने की मुस्कान है। शिवाय ने प्यार से एक हाथ आर्या के गालों पर रखा, उसे हल्का सा उठाया, फिर झुककर आर्या के होठों को कैप्चर कर लिया। आर्या की तो जैसे सांसें ही रुक गई। आर्या को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शिवाय ऐसी कोई हरकत करेगा, लेकिन शिवाय है तो आर्या के गले लगाने का फायदा ही उठा लिया। एक प्यारी सी किस के बाद शिवाय ने अपना माथा आर्या के माथे पर लगाकर कहा, सॉरी छुई मुई, लेकिन तुम सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक किस तो बनती थी। आर्या ने शर्माकर अपना चेहरा फिर से शिवाय के सीने में छुपा लिया। आर्या के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट की एक छोटी सी मुस्कुराहट, इससे साफ पता चल रहा था कि उसने भी कहीं ना कहीं इस किस को एंजॉय किया था। शिवाय ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मन तो नहीं है तुम्हें छोड़ने का, पर क्या करूं, तुम्हारे भाई ने देख लिया ना तो बवाल मचा देगा। दूसरी तरफ दिव्यांश ने पूरे कमरे में कपड़े फैलाकर रखे हुए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या पहने। पैंथर अपने हाथ बांधे दिव्यांश को देख रहा था। सच में दिव्यांश बदल गया था। पैंथर बोला, सर क्या कर रहे हो? पूरा कमरा फैला दिया, आखिर आप ढूंढ क्या रहे हो? दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और बेड की तरफ देखकर कहा, जहां पहले ही बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। यार सारे कपड़े पुराने हो गए, क्या पहनूं? दिव्यांश की स्टेटमेंट सुनकर तो पैंथर की आंखें बाहर आ गई। पैंथर बोला, सर यह कपड़े आपने एक बार से ज्यादा नहीं पहने हैं और आप कह रहे हैं यह पुराने हो गए, आपको हो क्या गया है? दिव्यांश अपने सर को हल्का खुजाते हुए बोला, यार पैंथर तू नहीं समझेगा, दृष्टि भी तो होगी। भाभी होगी तो क्या?
उन्हें दिखाई थोड़ी ना देता है, पैंथर ने हैरान होते हुए कहा। मुझे तो दिखाई देता है, मैं अंधा थोड़ी हूँ। मुझे तो अच्छे से तैयार होना है। दृष्टि तो कुछ भी पहन लेती है, उसी में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं तो कभी ब्लैक और डार्क ब्लू कलर के अलावा कलर ही नहीं पता, दिव्यांश बोला। दिव्यांश फिर से फैले हुए कपड़ों में से कपड़े ढूंढने लगा। आखिर दिव्यांश भी तो हर्षवर्धन का ही भतीजा था, इतनी जल्दी कैसे सेटिस्फाई हो जाता। दिव्यांश भी हर्षवर्धन की तरह कपड़े उठाकर अपने बदन पर लगाकर खुद को मिरर में देखता। पैंथर ने जब दिव्यांश का पागलपन देखा तो हंसकर मन में कहा, वह तो दृष्टि भाभी का फिगर इतना मेंटेन नहीं है, तब यह इतना पागल है। अगर वह मॉडल की तरह होती तो पता नहीं क्या करते। पत्थर को भी कहाँ पता था कि दृष्टि प्रेग्नेंट है। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद दिव्यांश ने एक ब्राउन कलर का कुर्ता निकाला। उसके गले पर थोड़ी सी कढ़ाई थी। दिव्यांश को ज्यादा हैवी कपड़े पसंद नहीं थे, इसलिए उसने उसी कुर्ते तो पहनना डिसाइड किया। दिव्यांश रेडी हुआ तो बहुत स्मार्ट लग रहा था। दिव्यांश ट्रेडिशन कपड़े कम ही पहनता था, लेकिन जब पहनता था उसमें उसकी लुक अलग ही नजर आती थी। ब्राउन कलर के कुर्ते पजामे में दिव्यांश सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। दिव्यांश ने तैयार होकर पैंथर की तरफ देखकर मुस्कुराकर पूछा, अब बता पैंथर कैसा लग रहा हूँ? सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता, पैंथर जवाब में बोला। दिव्यांश ने कहा, तो तू भी कुछ पहन ले या तू लोअर टी शर्ट में ही सगाई का फंक्शन अटेंड करेगा? पैंथर ने बेड की तरफ नजर घुमाई। पैंथर ने उसमें से एक कमीज उठाई और फिर उसका पेयर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक ट्राउजर पर पड़ी। पैंथर ने उस ट्राउजर को भी उठा लिया। दोनों को एक साथ देखा और उसे दोनों परफेक्ट लगे, जबकि वह दोनों एक दूसरे के पेयर नहीं थे। पैंथर कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। दूसरी तरफ वीरा भी विराज को तैयार होने में हेल्प कर रही थी। विराज ने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी थी। विराज पैरों पर तो हमेशा है यह कपड़ा डालकर रहता था। वीरा ने वाइट कलर का अनारकली सूट पहना था। वीरा उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, मीडियम साइज ईयरिंग, माथे पर छोटी सी स्टोन की बिंदी, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। वीरा तो खुद को आईने में देख रही थी। विराज ने पीछे से कहा, अब कब तक निहारोगी अपने आप को, चलो हम भी चलते हैं। वीरा पलटकर बोली, सर देखिए ना मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने पहली बार इतनी महंगी ड्रेस पहनी है। देखिए सूट कितना सिंपल है, लेकिन फिर भी कितना प्यारा लग रहा है। वीरा पलटकर विराज की तरफ देखकर बोली, सर बड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए, पर क्या आप मेरी खूबसूरती की तारीफ में दो अल्फाज कहेंगे? वीरा तो जानबूझकर शर्माने का नाटक करने लगी। विराज को हंसी आ गई। विराज अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ बोला, बस भी करो ये नौटंकी, वैसे किसने कहा तुम खूबसूरत हो? विराज की बात सुनकर विराज को गुस्सा आ गया और वह विराज के सामने अपना चेहरा ले जाती हुई बोली, आपको दिखाई नहीं देता? यह देखिए मेरी आंखें कितनी मोटी मोटी है और कितनी घनी पलकें हैं। यह देखिए मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह है। और यह मेरे गाल जो नेचुरल गुलाबी हैं। आपकी हाई सोसाइटी के लड़कियां दुनिया भर का मेकअप करती हैं, तब भी मेरे जैसे गुलाबी गाल नहीं होते। यह देखिए मेरी गर्दन एकदम सुराई जैसी। यह देखिए मेरा रंग दूध को भी फेल करता है, और आप कह रहे हैं मैं खूबसूरत नहीं हूँ। वीरा का मुंह बन गया क्योंकि उसे लगा कि एक बार ही सही, लेकिन विराज उसे कहेगा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वीरा ने जब यह सारी बातें कहीं तो विराज का ध्यान सच में वीरा की खूबसूरती पर गया। विराज ने वीरा को देखकर मन ही मन खुद से कहा, सच तो कह रही है वीरा, कितनी तो सुंदर है। सच में वीरा के होठ, वीरा का रंग, वीरा की आंखें, सब कुछ परफेक्ट तो है। विराज एक सेकंड के लिए वीरा की खूबसूरती में खो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई,
चलिए सर बाहर चलते हैं, वैसे भी आपको तो मैं खूबसूरत लगती ही नहीं हूँ। जैसे ही वीरा हल्का सा आगे बढ़ी, विराज ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वीरा बैलेंस नहीं बना पाई और सीधा विराज की गोद में जा गिरी। विराज ने वीरा को देखकर कहा, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं? यह कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तू यह समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। वीरा भी कहाँ कम थी, वह भी विराज की बातों का जवाब देते हुए बोली, मेरे दिल में कसक सी होती है तेरी राहों से जब मैं गुजरती हूं। इस बात से यह ना समझ लेना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। वीरा और विराज दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। विराज बोला, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। डन। चैप्टर 89। लेकिन यह सगाई नहीं होगी। वीरा बैलेंस नहीं बना पाई और सीधा विराज की गोद में जा गिरी। विराज ने वीरा को देखकर कहा, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं? यह कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तू यह समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। वीरा भी कहाँ कम थी, वह भी विराज की बातों का जवाब देते हुए बोली, मेरे दिल में कसक सी होती है तेरी राहों से जब मैं गुजरती हूं। इस बात से यह ना समझ लेना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। वीरा और विराज दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। विराज बोला, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। अब आगे। वीरा हंसते हुए विराज की गोद से उठ गई। वीरा विराज की व्हीलचेयर के पीछे गई और उसे धकलते हुए बोली, बस कीजिए सर, कितना हंसाएंगे, पर क्या बात है, आपको भी रफ़ी साहब के गाने अच्छे लगते हैं? मेरे भी रफ़ी साहब बहुत फेवरेट है। वीरा विराज की व्हीलचेयर धकलते हुए पार्टी में आ गई। हर्षवर्धन की नज़र जैसे ही विराज की मुस्कुराहट पर पड़ी, हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन ने भी विराज को 1 साल बाद मुस्कुराते हुए देखा था। उस एक्सीडेंट ने तो सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे रघुवंशी फैमिली दोबारा से हंसने मुस्कुराने लगी थी। हर्षवर्धन ने फिर वीरा को देखा जो विराज की बातों पर हंस रही थी। हर्षवर्धन ने मन ही मन खुद से कहा, यह शिवाय कभी कभी काम तो अच्छे करता है, पता नहीं इस प्यारी सी लड़की को कहाँ से लेकर आया है जो विराज की जिंदगी में खुशियां भर रही है। इस लड़की ने मेरे विराज को हंसना मुस्कुराना सिखा दिया। दिव्यांश भी पार्टी में आकर दृष्टि को ही ढूंढ रहा था, लेकिन उसे दृष्टि कहीं नहीं मिली। तभी एक क्लाइंट दिव्यांश के पास आकर बातें करने लगा और दिव्यांश को ना चाहते हुए भी उस क्लाइंट को अटेंड करना पड़ा। शिवाय भी अपनी छुईमुई को लेकर पार्टी में आ गया था। रूही राजवीर भी पार्टी में ही थे। रूही आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहली बार उसने कुछ ट्रेडिशन पहना था। बेबी पिंक लहंगे में रूही सच में कयामत लग रही थी। राजवीर की आंखें बार बार रूही की तरफ देखती। राजवीर अपनी आंखों को समझा था, लेकिन इतना समझाने के बाद भी राजवीर की आंखें बार बार रूही के पास जाकर रुक जाती। रूही अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेने में बिजी थी। ऑलमोस्ट सभी पार्टी में आ गए थे। दृष्टि और पूर्वी सीढ़ियों से उतरते हुए पार्टी में आ रही थी। दृष्टि में ब्राउन कलर की एक मैक्सी ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह थोड़ी लूज थी। दृष्टि अपना बेबी बम्प छुपाना चाहती थी। उस ड्रेस में दृष्टि का बेबी बम्प छुप भी गया था। पूर्वी ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। पैंथर की नज़र जैसे ही पूर्वी पर गई, उसकी नज़र भी टिक गई। उसने खुद से कहा, यार यह पूर्वी तो कितनी सुंदर लग रही है। उसने एक नज़र खुद को देखा, क्योंकि वह नॉर्मल ही तैयार हुआ था। पैंथर के पैरों में तो जैसे पहिया लग गए। पैंथर भागता हुआ दिव्यांश के कमरे में गया, ताकि वह भी कुछ ट्रेडिशन पहनकर बाहर आए। पूर्वी और दृष्टि एक जगह खड़ी थी। दिव्यांश की नज़र अभी पूर्वी और दृष्टि पर नहीं गई थी। वह अपने क्लाइंट से बात करने में ही बिजी था। दृष्टि ने धीरे से पूर्वी से पूछा, क्या यहाँ मिस्टर रघुवंशी हैं? पूर्वी बोली, तुम्हारे मिस्टर रघुवंशी दिखते कैसे हैं?
मुझे क्या पता, मैं कैसे बताऊं, यहाँ तो हैंडसम लड़कों की फौज है। अब इनमें से तुम्हारे मिस्टर रघुवंशी कौन है मुझे नहीं पता, और तुझे पता है सबसे ज्यादा हैंडसम तो हर्षवर्धन चाचू हैं। दृष्टि ने याद किया जब वह दिव्यांश को अपने हाथों से छूकर महसूस करती थी। थोड़ी देर याद करके दृष्टि बोली, पूर्वी उनकी आंखें मीडियम साइज की है, उनके कंधे बहुत चौड़े हैं, उनकी हल्की हल्की दाढ़ी है, लेकिन उनकी दाढ़ी के बाल बहुत सॉफ्ट है। दृष्टि ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, उनके बाल करीब इतने लंबे होंगे। उनके होंठ ना ज्यादा पतले हैं और ना ज्यादा मोटे, और सबसे बड़ी बात उनके निचले होंठ के थोड़ा सा नीचे एक उभरा हुआ तिल है जो छूने से महसूस होता है। पूर्वी बड़े ध्यान से दृष्टि की बात सुन रही थी। पूर्वी बोली, जब इतना ही याद करती है मिस्टर रघुवंशी को, तो एक बार बात क्यों नहीं करती, उन्हें बता क्यों नहीं देती कि तू प्रेग्नेंट है, हो सकता है मिस्टर रघुवंशी तुझसे शादी कर ले। दृष्टि नम आंखों से बोली, पूर्वी तू चाहती है कि वह मुझ पर एहसान करें, तू खुद सोच, एक अंधी लड़की के साथ कौन अपनी जिंदगी बिताना चाहेगा। अगले ही पल दृष्टि ने अपनी इमोशंस कंट्रोल किए और बोली, पूर्वी प्लीज बताना मिस्टर रघुवंशी है यहाँ। पूर्वी बोली, तेरे बताए हुए डिस्क्रिप्शन को ढूंढ रही हूँ, लेकिन सच में यहाँ तो हर दूसरा लड़का बहुत स्मार्ट है, तेरे रघुवंशी का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो करीब 400-500 लोग हैं, उसमें तेरे मिस्टर रघुवंशी कहाँ होंगे। तभी दिव्यांश की नजर दृष्टि पर पड़ी। दृष्टि को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, बस आज और कल 2 दिन बाद चाचू शौर्य से बात करेंगे और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। शिकंजी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, इतना कि तुम वह बिताए हुए 5 दिन भूल जाओगी। मैं जानता हूँ दृष्टि तुम्हें वह 5 दिन काटते हैं, लेकिन वह 5 दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। दूसरी तरफ पैंथर ने भी पूर्वी के मैचिंग के कपड़े पहने। पैंथर जल्दी जल्दी नीचे आने लगा तो हीर के कमरे के बाहर से गुजरा। पैंथर ने देखा हीर ने ऑफ वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ है, जिसमें वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। नीचे हॉल में पंडित जी ने दिव्यांश को देखकर कहा, जजमान अब तो लड़की को बुला लीजिए, सगाई की रस्म पूरी कर देते हैं। दिव्यांश ने हर्षवर्धन के पास जाकर कहा, चाचू जाइए सिंड्रेला चाची को ले आइए, पंडित जी सगाई की रस्म के लिए कह रहे हैं। हर्षवर्धन ने वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सच में हर्षवर्धन इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन किसी भी एंगल से शिवाय दिव्यांश विराज का चाचू नहीं लगता था, वह तो हर एंगल से उनका भाई ही लगता था। हीर अपने कमरे में ही बैठी थी, तभी हर्षवर्धन कमरे में आया। हीर मिरर के सामने बैठी थी और बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। हीर ने नजरें उठाकर हर्षवर्धन को देखा ही नहीं, वह तो बस अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में लपेट कर भींच रही थी। हीर की निगाहें जमीन में ही गड़ी थी। हर्षवर्धन ने थोड़ा उदास लहजे में कहा, हीर मुझे तुमसे बात करनी है। हीर ने अब भी नजरें उठाकर नहीं देखा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, हीर मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन यह सगाई नहीं होगी। मैं तुमसे सगाई नहीं कर सकता, माफी मांगने के अलावा मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता, मुझे माफ कर दो हीर, शायद मेरा तुम्हारा साथ यही तक था। यह सुनते ही हीर की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। हीर की नाक लाल हो गई। हीर ने अब भी हर्षवर्धन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हीर ने बहुत हिम्मत करके भरे गले से धीरे से कहा, कोई बात नहीं साहब, कोई मजबूरी ही रही होगी। आप परेशान मत होइए, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। तभी हीर के कानों में फिर से एक आवाज आई, हीर तुम रो क्यों रही हो। हीर ने जैसे ही आंख उठाकर देखा, सामने हर्षवर्धन खड़ा था और पैंथर का हंस हंसकर बुरा हाल था। पैंथर ने हर्षवर्धन की आवाज निकालकर हीर के साथ प्रैंक किया था।
हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि पैंथर ने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए हीर को रुला दिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में पैंथर की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या किया तूने हीर के साथ? क्या कहा हीर को? हीर तो हैरानी से पैंथर और हर्षवर्धन को देख रही थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पैंथर हंसता हुआ बोला, कुछ नहीं चाचू, आपकी आवाज निकालकर बस इतना ही कहा कि सगाई नहीं हो सकती। चाची तो रोने लगी। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, तुझे मैं बताता हूं कि रोना किसे कहते हैं। हर्षवर्धन एक पंच पैंथर को मारता उससे पहले ही पैंथर ने अपना हाथ छुड़ाया और हंसकर कमरे से चला गया। हर्षवर्धन धीरे कदमों से हीर के पास आया और अपने दोनों हाथों से हीर के चेहरे को भरकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, पैंथर किसी की भी आवाज निकाल देता है, इसलिए उसने जो कुछ कहा वह सब झूठ था। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। चलो नीचे जलते हैं, पंडित जी बुला रहे हैं, सगाई की रस्म कर लेते हैं। लेकिन हीर पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई थी। हीर सुबकते हुए बोली, साहब एक बात करनी थी आपसे। हर्षवर्धन ने पास ही रखा टिश्यू पेपर लिया और उससे हीर के गाल साफ करते हुए कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा बताओ क्या बात करनी थी? हीर सुबकते हुए बोली, साहब अभी आपके पास वक्त है। अगर आप ये सगाई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के यहाँ से चली जाऊंगी। आपने मुझे इतने महीने प्यार दिया, इज्जत दी, मेरे लिए एक जिंदगी काटने के लिए बहुत है। मैं सच में आपके लायक नहीं हूँ। आप अभी सोच लीजिए कि सगाई आपके लिए सही है कि नहीं, मैं आपके लिए सही लड़की हूँ कि नहीं। अभी वक्त है साहब, बाद में शादी करके आप पछताएंगे कि आपने किसी गवार लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद ऐसा ना हो कि आप अंदर ही अंदर घुट जाए, ना मुझसे तलाक ले पाए और ना ही मुझे ढंग से अपना पाए। साहब ऐसा ना हो कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। आप एक बार फिर सोच लीजिए। हर्षवर्धन पास रखे सोफे पर बैठा और उसने हीर का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, ऐसा क्या कहा है पैंथर ने जो तुम्हारे दिमाग में यह सब भर गया? हीर कुछ नहीं बोली, बस हर्षवर्धन की गोद में बैठकर सुबकती रही। हर्षवर्धन हल्की सख्ती से बोला, या तो बता दो वरना मैं पैंथर को मुर्गा बना दूंगा और शर्म भी नहीं करूंगा कि घर में फंक्शन है। ऐसा तो कुछ नहीं कहा साहब, बस मुझे खुद ही लग रहा है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, हीर बोली। हर्षवर्धन ने हीर को बाहों में भर लिया और अपनी चिन उसके गर्दन पर रखकर कहा, मेरी सिंड्रेला, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे शादी करके मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा बल्कि खुद पर कर रहा हूँ। तुम्हें तो मेरे प्यार की आदत डालनी ही पड़ेगी। तुम जानती नहीं हो शादी के बाद मैं तुम्हें कितना प्यार करूँगा। बदले में तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, मेरी बेटी का ध्यान रखोगी, रात को मुझे कंपनी दोगी। हीर ने धीरे से पूछा, कंपनी दूंगी मतलब? हर्षवर्धन को हीर की मासूमियत पर हंसी आ गई। हर्षवर्धन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, शादी के बाद बताऊंगा, अभी नीचे चलते हैं, सगाई कर लेते हैं, समझी? और यह मोटे मोटे आंसू मत बहाना करो, मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, होठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। हर्षवर्धन ने टेबल पर रखा हुआ गिलास का पानी उठाया और हीर को पिलाते हुए कहा, अब इसे पी लो, मूड ठीक कर लो, मेरे साथ नीचे चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। हीर हर्षवर्धन के गोदी से खड़ी हो गई है। हर्षवर्धन भी खड़ा हो गया और हीर का हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर किस कर दिया। हीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट फैल गई। हर्षवर्धन ने हीर के गालों को हाथ लगाकर कहा, सिंड्रेला ऐसे ही रहा करो, जब तुम मुस्कुराती हो तो और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। डन। चैप्टर 90। हम सब तो रेमो डिसूजा को भी फेल करते हैं। हर्षवर्धन ने टेबल पर रखा हुआ गिलास का पानी उठाया और हीर को पिलाते हुए कहा, अब इसे पी लो, मूड ठीक कर लो, मेरे साथ नीचे चलो, सब इंतजार कर रहे हैं।
हीर हर्षवर्धन के गोदी से खड़ी हो गई है। हर्षवर्धन भी खड़ा हो गया और हीर का हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर किस कर दिया। हीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट फैल गई। हर्षवर्धन ने हीर के गालों को हाथ लगाकर कहा, सिंड्रेला ऐसे ही रहा करो, जब तुम मुस्कुराती हो तो और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अब आगे। हर्षवर्धन समझ रहा था कि हीर का मूड अब भी ज्यादा ठीक नहीं है। सच में पैंथर ने मजाक मजाक में हीर का मूड खराब कर दिया था। हर्षवर्धन अपने एक घुटने पर बैठा। उसने अपना एक हाथ हीर की तरफ बढ़ाकर बहुत प्यार से कहा, हीर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम अपने साथ जन्म मेरे साथ बिताना चाहोगी? अब जाकर हीर के चेहरे पर मुस्कान आई। हीर ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और उसकी आंखें भी नम हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुशी से नम हुई थी। वह सच में इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए बार बार उसकी आंखें छलक जाती थी। हीर ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हर्षवर्धन एक्साइटेड होकर हीर का हाथ पकड़कर खींच लिया। हीर बैलेंस नहीं बना पाई और सीधा हर्षवर्धन के ऊपर जा गिरी। हीर के गिरने से हर्षवर्धन भी बैलेंस नहीं बना पाया और दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। दोनों के गिरने से हीर को बहुत हंसी आई। हीर खुलकर हंसने लगी। हीर का सर हर्षवर्धन के सीने पर था। वह कंटिन्यू खिलखिलाकर हंस रही थी। हीर हंस रही थी, इसीलिए हर्षवर्धन खुश था। वह भी हीर के साथ हंसी रहा था। हीर पहली बार इतना खुलकर हंसी थी। कुछ सेकंड एकअसरे एक दूसरे की बाहों में हंसने के बाद उनके कानों में दिव्यांश की आवाज पड़ी, जो गेट पर ही खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। दिव्यांशु बोला, चाचू यह क्या कर रहे हो? नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं। अभी यह सब करने के लिए टाइम है, चलो। हीर हर्षवर्धन दोनों ही खड़े हो गए। दिव्यांश अपनी बात बोलकर नीचे चला गया। हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूमकर कहा, हीर मैं हमेशा यही चाहता हूं कि तुम ऐसे ही मुस्कुराओ। हीर ने हर्षवर्धन के बालों को सही करते हुए कहा, साहब मैं आज के बाद ऐसे ही खुश रहूंगी। आप होना मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर ले आया। हाल में सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। हर्षवर्धन हीर का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ रहा था। सबकी नजर हर्षवर्धन हीर पर ही टिकी थी। हीर की शर्म उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। हर्षवर्धन भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन हीर को नीचे ले आया। रूही ने हर्षवर्धन को रिंग पास की। हर्षवर्धन ने रिंग हीर की उंगली में पहना दी। दिव्यांश ने रिंग हीर को पास की। हीर ने भी रिंग उठाई, फिर हर्षवर्धन की उंगली में पहना दी। हर्षवर्धन ने सबके सामने हीर का माथा चूम लिया। सबने क्लैपिंग की और पैंथर ने कमेंट पास किया, तुम क्या मिले, जैसे मिले दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले। शिवाय भी कहाँ कम था, उसने भी पैंथर पर कमेंट पास करते हुए कहा, पैंथर की सगाई होगी तो पैंथर गाना गाएगा, तुम क्यों मिले, तुम क्यों मिले। पैंथर और शिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगे। पैंथर फिर बोला, चलो कोई गाना बजाओ, वह फैमिली गाना होता है ना, अमिताभ बच्चन की फैमिली में होता है ना, वही वाला गाना। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, साड़ी। रघुवंशी फैमिली इस गाने पर डांस करेगी। विराज हंसकर बोला, पैंथर भैया आपका भी कुछ नहीं हो सकता, कहाँ से लाते हो ऐसे कमेंट निकाल निकाल कर। बालवीर बस दिल से निकलते हैं, पैंथर ने विराज की बातों का जवाब देते हुए कहा। सब धीरे धीरे हीर हर्षवर्धन को बधाई देने लगे। सबसे पहले वरदान आगे आया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रघुवंशी। वरदान ने हीर की तरफ देखा और हीर ने वरदान के पैर छू लिए। वरदान एक सेकंड के लिए पीछे हो गया। हीर के अंदर घबराहट बढ़ गई। हीर को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। हीर के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हीर का चेहरा रोने को हो गया। उसे लगा कि उसने वरदान के पैर छूकर कुछ गलत कर दिया।
वरदान जल्दी ही अपनी सेंस में आया। उसने हीर के सर पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच बात तो यह है कि हम लोग अपने संस्कार भूल ही गए हैं। इसीलिए जब हमारे सामने कोई ट्रेडिशनल एक्टिविटी होती है तो हम हैरान हो जाते हैं। लेकिन तुमने तो अपने संस्कारों को अब तक जिंदा रखा है। हीर के चेहरे पर वरदान की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान आ गई। वरदान ने फिर से हीर के सर पर हाथ रखकर कहा, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, तुम्हारा सुहाग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। वरदान का आशीर्वाद सुनकर हीर की चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। हर्षवर्धन ने भी एक कदम बढ़कर वरदान के पैर छुए। वरदान को फिर से हैरानी हो गई। वरदान हंसकर बोला, रघुवंशी साहब, आप यह सब करते हुए अच्छे नहीं लगते। हर्षवर्धन बोला, अभी आपने जो आशीर्वाद मेरी हीर को दिया है वही आशीर्वाद मुझे भी दीजिए कि मेरी हीर खुश रहे। वरदान में हल्का सा मुस्कुराकर कहा, रघुवंशी साहब, आपकी हीर हमेशा खुश रहे, वह अपने सुहाग के साथ हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताए। वरदान की बात सुनकर हर्षवर्धन और हीर दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। तभी वहां गांव की काकी भी आई। काकी को देखकर हर्षवर्धन और हीर दोनों ने काकी के पैर छुए। काकी ने भी हर्षवर्धन और हीर को आशीर्वाद दिया। हर्षवर्धन ने कहा, काकी, आप जानती हैं हमारे घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो आप अब कुछ दिन हवेली में ही रुक जाइए, बाकी के रीति रिवाज आपके अनुसार कर लेंगे। हर्षवर्धन की बात मानकर काकी हवेली में रुकने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर में पैंथर ने डीजे बजवा दिया। पैंथर ने किसी का वेट नहीं किया, उसने तो डांस करना शुरू कर दिया। वैसे भी वह डांस करके पूर्वी को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन पूर्वी तो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। लौंगदा लश्कारा ओह बेबी तेरा जान से प्यारा, ओह बेबी एवे चमका दिल साड़ा, के दिख गया प्यार यह पटियालवी। शिवाय ने भी अपनी छुईमुई का हाथ पकड़ा और पैंथर के पास आकर आर्या को गोल गोल घुमाते हुए डांस करने लगा। हो जब से दिलहारा, ओह बदला मैं सारा का सारा, ओह बेबी जिवे गबरू दिल डरा, ओह बेबी तेरा यार यह पटियालवी। दिव्यांश डांस तो नहीं कर रहा था, लेकिन डांस देखकर एंजॉय कर रहा था। दिव्यांश की नजर डांस पर कम और दृष्टि पर ज्यादा थी। दृष्टि के चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट दिव्यांश को बहुत अपनी तरफ खींच रही थी। विराज और वीरा भी डांस देखकर एंजॉय कर रहे थे। विराज ने वीरा का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ धकेल देते हुए कहा, जाओ तुम तो एंजॉय करो। वीरा ने विराज की बात मान ली और पैंथर के साथ जाकर डांस करने लगी। उन लोर है लोर है लोर है पटियालवी। पटियाला पेग लगा के नाचूंगा नाचूंगा, पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा। रूही राजवीर के पास आकर बोली, चलो राजवीर हम भी डांस करते हैं। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैम मुझे डांस नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। रूही राजवीर की बाजू को पकड़कर खींचते हुए बोली, चलो मैं सिखा दूंगी। राजवीर कंटिन्यू मना कर रहा था, लेकिन रूही तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। रूही ने जब राजवीर को खींचा तो राजवीर ने अपने दूसरे हाथ से दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और उसे भी खींचता हुआ अपने साथ डांस फ्लोर पर ले आया। सब डांस कर रहे थे और सबने हर्षवर्धन और हीर को देखकर एक साथ गाया, हीरे मेरी जुल्फें तेरी मेरे हाथों की यह लकीरें बनती हैं, लौंगदा लश्कारा ओह बेबी तेरा जान से प्यारा, ओह बेबी एवे चमका दिल साड़ा, के दीख तेरा प्यार यह पटियालवी। सब इशारों में हीर और हर्षवर्धन को भी डांस करने के लिए कह रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन ने तो साफ मना कर दिया, उल्टा उन सबको थप्पड़ और दिखा दिया। हीर अपनी शर्म के चलते डांस नहीं कर रही थी, लेकिन सबको डांस करता हुआ देख हीर को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके पास अब एक फैमिली थी, एक ऐसी फैमिली जिसमें सब हीर से बड़े थे और रिश्ते में सब छोटे। अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी थी, वह टिल्ले वाली जुत्ती सूट परांदी खेतों में जाके छेड़ा था जिसने।
आर्य भी थोड़ा डांस करती हुई शौर्य के पास गई और शौर्य को भी खींचकर डांस फ्लोर पर ले आई। शौर्य को आर्या ने खींचा था, इसलिए शौर्य मना नहीं कर पाया और आर्य का साथ डांस करने लगा। शौर्य ने भी आर्या को पहली बार इतना खुश होकर डांस करते हुए देखा था, वरना आर्या तो हंसना मुस्कुराना ही भूल गई थी। शौर्य ने थोड़ा सा डांस किया और फिर हर्षवर्धन के पास जाकर बोला, चाचू क्यों बच्चों का दिल दुखा रहे हो, चलिए ना डांस कर लीजिए, आज तो इतना बड़ा दिन है। हर्षवर्धन बोला, प्लीज शौर्य मुझसे डांस नहीं होता। शौर्य ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर खींचता हुआ लेकर आया और बोला, हो जाएगा डांस, यहाँ कोई माइकल जैक्सन नहीं है, सब ऊंटपटांग डांस कर रहे हैं। शिवाय ने शौर्य की बात सुन ली और बोलर, तू ही करता होगा ऊंटपटांग डांस, हम सब तो रेमो डिसूजा को भी फेल करते हैं। चल पागल, शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा। शौर्य की जिद करने से हर्षवर्धन भी डांस करने लगा, लेकिन हर्षवर्धन को ज्यादा अच्छे से डांस नहीं आता था। हर्षवर्धन और राजवीर दोनों एक ही कैटेगरी के थे, दोनों बस हाथ ही हिला रहे थे, डांस उनके बस की नहीं था। हाँ, किसी को मारना पीटना है तो बात अलग थी। थोड़ा सा डांस करने के बाद हर्षवर्धन का मूड बन गया और वह भी गुनगुनाता हुआ हीर के पास आया। उसकी भी यादें तो हो दिल से है जाती, काजल लगा कि वह मैं क्या जी कहती है, अरे पींग मेरे दिल में भी उठती ही रहती है। हर्षवर्धन हीर के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आया और उसके साथ डांस करने लगा। हीरे मेरी कोठी ते आमांजी ते बेह जा तैनू रज रज वेखन, लौंगदा लश्कारा ओह बेबी तेरा जान से प्यारा, ओह बेबी एवे चमका दिल साड़ा के दिख गया प्यार यह पटियालवी। पीहू की वरदान की गोदी से उतरकर सबके पास आ गई और उसने सबसे पहले राजवीर को अपनी बाहें डालकर कहा, प्लीज भैया मुझे गोदी ले लो, मुझे भी डांस करना है। पीहू राजवीर की भी अलग ही बॉन्डिंग थी। पीहू राजवीर को बहुत परेशान करती थी, लेकिन राजवीर के पास जाकर ही उसे बहुत अच्छा लगता था। राजवीर ने पीहू को बड़े प्यार से अपने गोद में उठा लिया और फिर दोनों ने एक हाथ हिलाकर डांस किया। हो जब से दिलहारा ओह बदला मैं साराडा सारा, ओह बेबी जिवे गबरू दिलदारा, ओह बेबी तेरा यार यह पटियालवी। पूरी फैमिली बहुत खुश थी। आज 1 साल बाद रघुवंशी फैमिली में खुशियां आई थी। सब एक साथ वह खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे वह पहले करते थे। दिव्यांश डांस तो कर रहा था, लेकिन उसका बहुत मन था कि वह भी जाकर दृष्टि का हाथ पकड़ ले, उसे भी खींचकर यहाँ ले आए और उसके साथ डांस करें। लेकिन दिव्यांश अपने आप को रोक रहा था। शादी के बाद हर्षवर्धन शौर्य से बात करेगा और दृष्टि हमेशा के लिए दिव्यांश की हो जाएगी, इसी उम्मीद में दिव्यांश ने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। दिव्यांश अपनी और दृष्टि की शादी होने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि बस चाची शौर्य से बात करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डन।